गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में जाना। तो बॉन्ड लेंथ में हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ इज द एक्चुअली द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में हमने ये देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में जो दो एटम है जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी होती है। दो एटम जो आपस में बॉन्डेड है, कोवैलेंटली बॉन्डेड, तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले हमने देखा था द साइज ऑफ एटम, ये कल हमने डिस्कस कर लिए थे सारे। देन उसके बाद हमने पढ़े थे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। उसके बाद हमने पढ़े थे एस कैरेक्टर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इन द बॉन्ड पैरामीटर्स, एंड द सेकेंड पॉइंट इज बॉन्ड एंथैल्पी। तो आज का पॉइंट रहेगा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। तो चलो शुरू कर लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी को। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक bond. It is the energy that is required to break one mole of bond is called bond energy. Energy that is required to break one mole of bonds. One mole of bonds. इस अमाउंट की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। इट इज द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। एक्चुअल में ये क्या है? एनर्जी है। मतलब एक मोल मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मोल मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, HBr है, HI है। अगर वन मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं, वन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लें और उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे इस टाइप से, H और H, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी टाइप से क्लोरीन के अंदर Cl और Cl, ऑक्सीजन में O और O के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी टाइप से नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने में अगर ये वन मोल है, ये कितना है? वन मोल है। तो इसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा अभी तक आपको। अब बॉन्ड एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है इसमें साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। अगर मुझे बताओ बच्चों, अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? इफ द साइज ऑफ द एटम्स आर बिग और इफ द साइज ऑफ एटम इज लार्ज, then the bond enthalpy will less or more, then bond enthalpy will less. If size of atom, if the size of atom is big, then bond enthalpy की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? उसमें लेस होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, HF, HBr, HF, HCl लेते हैं पहले, HF के बाद में HCl, देन HBr, देन HI। इसमें देखो ये
एक ये जो मॉलिक्यूल है, HF का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, HBr का मॉलिक्यूल और HI का मॉलिक्यूल, इसमें सब में एक एक एटम तो सेम है। कौन सा? हाइड्रोजन का एटम सेम है। दूसरा जो एटम है ना वो अलग है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें लगा, हेलोजन में लगा हुआ है। अब देखो, जैसे जैसे हम हेलोजन में अप टू डाउन आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, साइज बढ़ता है। हाइड्रोजन का तो साइज सेम रहेगा सब में। हेलोजन का क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा। तो हेलोजन का जब साइज बढ़ेगा तो इस मॉलिक्यूल में इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HI होगी। HI की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अब अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होगी HF में, उसके बाद में उससे कम होगी HCl में, उससे भी कम होगी HBr में, और सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होगी HI में। यहाँ पे रीजन क्या है, ये मैंने बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ये मैंने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? मतलब ये HF है ना, इसकी साइज बहुत छोटी होगी। जैसे ये मैं बना देता हूँ, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दूसरा मैं अगर बनाता हूँ तो ये हाइड्रोजन बनाया मैंने और ये मैंने बना दिया Cl। अब जो Cl है उसकी साइज बड़ी है उसके कंपैरिजन में, ये H और F। अब मैं तीसरा अगर मैं बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सेम है साइज, हाइड्रोजन तो वही है। और अब Br बनाता हूँ तो Br की साइज और ज़्यादा बड़ी है। ये Br की साइज, ये Br है, ये क्या है, Cl है और ये F है। अब अगर मैं I बनाता हूँ, HI, तो ये हाइड्रोजन है और ये आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड का आयन। अब देखो आप, इसमें ये बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक हम इसमें रिलेशन भी बता सकते हैं। क्या रिलेशन है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब मुझे बताओ बच्चों, एक छोटे ये बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड ये है और तीसरा बॉन्ड ये है। ये बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 और ये बॉन्ड 3। ये बॉन्ड लेंथ ही है बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ है 1 2 3। एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड लेंथ ये है, दूसरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ये है और तीसरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ये है। तो मुझे बताओ कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली बॉन्ड जो 3 है ना बच्चों, इसको ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो इसको अफेक्ट करता है, किसको, बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। तो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल। यस, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्ड एंगल का मतलब है बच्चों, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। मतलब जैसे
हमने CH4 की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। CH4 मीथेन की स्ट्रक्चर हमने 10th क्लास में पढ़ी है। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि जो मीथेन की स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ये हमने इस टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, मीथेन की स्ट्रक्चर। इस टाइप की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है मीथेन की, पढ़ी है ना। तो इसका मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो क्या है बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ है। इसमें ये हम बात करते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ है। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोल लेंगे बॉन्ड लेंथ। और ये देखो, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बना है ना, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे हमने मीथेन के अंदर पढ़ा है कि जो मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का ये हमने बॉन्ड एंगल 10th क्लास में सीखा होगा। तो अब ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो इसको फैक्टर अफेक्ट करता है एक तो लोन पेयर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर मौजूद है तो बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो सकता है। बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो सकता है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे हमने मीथेन का बता दिया। सेकंड हम बताते हैं बच्चों अमोनिया का। अमोनिया को हम NH3 से लिखते हैं। इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास में। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाती है। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो बॉन्ड, ये देखो, ये दो, ये बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो, ये बॉन्ड बना है। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच की जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल है बच्चों। अब ये बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री का, 107 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम वाटर की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है। देखो, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही काउंट होता है। ठीक है। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर वाटर की बात करते हैं, ये वाटर देखो, ये वाटर की स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक, ये लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। अब दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल है। और ये होता है 104 डिग्री एंड 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब देखो, बॉन्ड एंगल कम होकर, देखो इसमें बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो गया, देखो 107 डिग्री हो गया। फिर जब हम इसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है और ज़्यादा कम हो गया, जबकि सबकी जो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। और जो वाटर है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या बात है। ठीक है। इसी टाइप से एक और हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं BF3 का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। इसमें बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। तो मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। सब मॉलिक्यूल में एक जैसा बॉन्ड एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोन पेयर है ना, तो बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे इसमें हो रहा है। अमोनिया के केस में कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन कम होकर कितना हो गया, 107 का हो गया। इसी टाइप से वाटर में भी यही होना चाहिए था बॉन्ड एंगल, ये इतना ही होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। देखो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अमोनिया का भी sp3 है और वाटर का भी sp3 है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल ये माना जाता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल ये माना जाता है। जबकि इसमें तो है, लेकिन इसमें कम हो गया, इसमें पानी में और वाटर के मॉलिक्यूल में और कम हो गया। रीजन यहाँ पे ये है कि इसमें एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ये जो है ना बॉन्ड,
तो बॉन्ड को बनाने में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है बच्चों, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। तो रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, वो घटकर कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 107 डिग्री का हो गया। जब वाटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखो रिपल्सन हो रहा है और इस साइड में भी रिपल्सन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को और ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेंगे, पुश करेंगे। और स्ट्रांगली पुश करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर 104.5 डिग्री रह जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये बॉन्ड एंगल का पॉइंट क्लियर हो गया। बॉन्ड एंगल का पॉइंट क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर होता है जब जैसे कोई भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होता है, मिलेगा हमें कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमें कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं, मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ए diatomic in a diatomic molecule is called bond order। मतलब डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। और डाइएटोमिक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे H2, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, इसी टाइप से हम एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, इसी टाइप से एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब देखो, ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2। ऑक्सीजन में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। इसी टाइप से ये नाइट्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। तो इसमें देखो, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी टाइप से ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी टाइप से नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसी टाइप से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलता है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, अब इनके बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें कि इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने क्या बताया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। कभी भी बॉन्ड ऑर्डर 4 नहीं होगा, ध्यान देना, 4 नहीं होगा कभी भी, 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये ध्यान देना ये बात। ठीक है, अब एक और बात इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब कोई कोई ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी होते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है ना, वो इवन नंबर में नहीं होता। जनरली क्या होता है, इवन नंबर में होता है इलेक्ट्रॉन का जो काउंट होता है ना, मोस्टली जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इवन नंबर में होता है, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लेकिन कुछ कुछ ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हम बात करते हैं एनओ की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एनओ की, एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं, देखो ये दो और यहाँ पे ये 3 डॉट लगाते हैं, 2 बॉन्ड बना दिए, 3 डॉट लगा दिए। अब इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो 3 डॉट लगे हैं ना, ये 3 डॉट, ये 3 डॉट का मतलब होता है हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, हाफ कोवलेंट बॉन्ड, हाफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 डॉट का मतलब है हाफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 डॉट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हाफ कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 कोवलेंट बॉन्ड तो ये रहे और हाफ ये हो रहा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5। ये समझ में आ गया बात, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे बात करते हैं F2 की एंड O2 माइनस की, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो बच्चों। ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये O2 माइनस लगा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 9 + 9। कैसे मैंने फाइंड किया अभी मैं बताता हूँ। इसमें देखो 8 + 8 + 2, तो इसका हो गया सम 18 और इसका भी आ गया सम 18। कैसे आया देखो, ये जो F2 है ना, तो ये F और F इस टाइप में है। अब ये जो O2 है ना बच्चों, ये किस टाइप में है, ध्यान देंगे, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज, दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस का चार्ज, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज, दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस का चार्ज, और दोनों आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड से बॉन्डेड है। अब देखो एक ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसमें प्रोटॉन 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बच्चों, 8 ही होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है बच्चों, माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज कब आता है, जब कोई भी एटम क्या करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, तो माइनस का चार्ज एक्वायर होता है। तो मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, माइनस का चार्ज एक्वायर किया, तो मतलब +1 करो इसकी वजह से, इसके पास में भी +1 करो इस माइनस की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, O2 माइनस में 18 हो गए, इसमें भी 18 हो गए। अब ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे F2 की हम बात करते हैं, तो F2 में बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से हम निकालेंगे, F और F ऐसे लिख दो। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, फ्लोरीन के बीच में एक ही होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 है। तो इसी टाइप से O2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, एक ही बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका भी। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात। इसी टाइप से एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है हमारे पास में सेकेंड N2CO एंड NO+। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो 14 आएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी 14 आएंगे, इसमें भी 14 ही आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे देखो, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन रिमूव करेगी तो क्या होगा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। इसमें कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का 8 है, हो गए 14। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन में 7 है, तो 7 + 7 हो गए 14। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी टाइप से C और O इसके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसी टाइप से N और O इसके बीच में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये वाला पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया था। तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि यह क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है बच्चों। क्या सेम होता है? बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। और एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर है, एक्चुअल में है क्या, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, कितने कोवलेंट बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल में, वो काउंट कर लो, वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोलरिटी और नॉन पोलरिटी कैसे जनरेट हो जाती है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं वो? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एटम्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो जो बॉन्ड बनता है ना, कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है बच्चों। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, मुझे बताओ कितने एटम्स है? इसमें सिर्फ 2 एटम्स है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए, तो अपना क्या करते हैं, ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है, तो इसकी भी उतनी ही है, 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो दोनों के जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, दोनों एटम्स के जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एटम से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों एटम से सेम डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इसे हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब अगर किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है ना बच्चों, अगर उस एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, difference in between the electronegativity of the atoms of a covalent molecule is 0, then the bond will be non-polar covalent bond. The bond will be non-polar covalent bond. ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? अगर कोई भी 2 एटम है, जैसे मैं बात करता हूँ क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लोरीन और क्लोरीन, इसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इस क्लोरीन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट। अब मुझे बताओ, इन दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस रहा क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू 0। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस 0 होता है ना, तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन
दोनों एटम से बीचों बीच सेंटर में रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब ये जो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। इसका जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पर रहेगा, उस इस क्लोरीन के लिए ये इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूरी पे रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी दोनों एटम्स के लिए। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा बच्चों, 0। तो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अब हम पढ़ लेते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझने के लिए अगर हमें नॉन पोलर समझ में आया तो पोलर उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने नॉन पोलर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होना चाहिए। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल के जो एटम्स है ना बच्चों, द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल हैव सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। द यहाँ लिख देता हूँ, द इफ the atoms of molecule has some difference in their इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl की हम बात करते हैं, HCl। तो HCl में देखो एक हाइड्रोजन का आइटम है और दूसरा क्लोरीन का आइटम है। हमें पता है यहाँ पे